आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव पर, दिल्ली के चुनाव पर। और इसमें सबसे अहम मसला यह है कि राहुल गांधी की एक रैली के बाद 2 रैलियां कैंसिल हो गई और उन्होंने अपनी पहली रैली में शीला दीक्षित को याद किया। न केवल शीला दीक्षित जी को याद किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अडानी, महंगाई और दलितों के मामले में बीजेपी और अरविंद केजरीवाल का रवैया एक जैसा है। चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में अनुमा आचार्य, विंग कमांडर और कांग्रेस की लीडर, वो भी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ अर्पणा द्विवेदी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो पहला सवाल यूसुफ अंसारी साहब आपसे है कि दिल्ली के इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए मुजफ्फर भाई, दिल्ली का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, ये सिर्फ दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये देश की राजनीति की आगे की दिशा क्या होगी उसको भी तय करने वाला चुनाव है। और मेरे ख्याल में करीब करीब कई 2 दशकों के बाद ये ऐसा चुनाव हो रहा है कि जिसको लेकर के पूरे देश में बड़ी गहमागहमी और नजरें पूरे देश की टिकी हुई है कि क्या होगा। क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि 1993 के बाद बीजेपी कभी जीती नहीं है यहाँ पर, और कांग्रेस ने 98 से लगातार 3 बार चुनाव जीती और उसका रिकॉर्ड केजरीवाल ने लगभग बराबर कर लिया है। हालांकि वो पहली जो सरकार उनकी बनी थी वो कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, 49 दिन रही थी। केजरीवाल के सामने अपनी सत्ता को बचाने की चुनौती है। 2 टर्म की लगातार 10 साल की उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। उनके ज्यादातर विधायक जो है वो तीसरा टर्म उनका है, तो उनके खिलाफ भी बहुत सारे विधायक है जिनके खिलाफ गुस्सा है। बहुत से को उन्होंने टिकट काटे भी हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही क्रूशियल चुनाव ये है। तो जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि साहब, राहुल गांधी की एक रैली हुई थी जिसमें उन्होंने केजरीवाल और मोदी को एक ही बताया था। उसके बाद से काफी चर्चा रही कि भाई कांग्रेस क्या कर रही है दिल्ली के चुनाव में। और कांग्रेस आलाकमान भी पसोपेश में है। कांग्रेस पर यह भी प्रेशर है कि भाई अगर इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाना है तो फिर इंडिया गठबंधन के 2 घटक दलों को एक विधानसभा चुनाव में आपस में उलझना नहीं चाहिए। और अगर उलझे तो कम से कम ऐसे तीखे बयान नहीं आने चाहिए एक दूसरे नेताओं के खिलाफ, जिससे आगे चल के आगे साथ चलने में दिक्कतें हों। तो कुल मिलाकर दुविधा में भी कांग्रेस है। कई सीटों पर कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। ये भी कहा जा रहा है भाई, बहुत अगर ताकत से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी की सत्ता में वापसी की राह आसान हो जाएगी। तो इधर बीजेपी हर कीमत पे चुनाव जीतना चाहती है, उसकी उस तरह से उसने व्यूह रचना की है, बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगाई है। और इधर आम आदमी पार्टी के सामने जो चुनौती है वो अपनी सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चुनाव में वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं बचा है, चुनाव प्रचार अपना जोरों पर है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भाई पूरे देश की नजरें इस चुनाव पर है और नतीजे इसके जो है वो देश की राजनीति की दिशा को प्रभावित करने वाले होंगे। अपर्णा जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि अभी कल योगी जी की एक रैली हुई जिसमें उन्होंने ओखला को टारगेट किया और कहा कि ओखला में अरविंद केजरीवाल ने इंडस्ट्री नहीं लगने दी, वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं उन लोगों के, और अरविंद केजरीवाल ने उनके आधार कार्ड बनवा दिए। तो सवाल यह है कि योगी जी किस पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के पास ना तो इंतजामिया है, ना पुलिस है, ना प्रशासन है, बल्कि दिल्ली की जो शक्तियां हैं वो एमसीडी से भी कम है दिल्ली सरकार के पास में। ऐसे में उनका निशाना कहाँ था और वो टारगेट किसको करना चाह रहे थे? देखिए, योगी जी तो अपने उसमें एकदम क्लैरिटी उसमें आ रहे हैं। दिल्ली में 7 प्रकार, मतलब 7 सरकारें एक साथ चलती हैं और ये मुद्दा बीजेपी भी उठाती थी, शीला दीक्षित भी उठाती थी, अरविंद केजरीवाल भी उठाते थे।
लेकिन निशाना हमेशा सरकार पे ही रखता था, क्योंकि वो बट के आ रही है, तो मतलब वो चुन के आ रही है। और जब योगी जी इस समय वो कर रहे हैं, तो एक तरह से धर्म में भी बांट रहे हैं लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में धर्म की राजनीति कम है, अभी तक तो कम है। और योगी जी अगर सीधा सीधा जब वो रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली धर्म की बातें कर रहे हैं, उसी तरह निशाना बांध रहे हैं। बोल भी वही रहे कि बटोगे तो कटोगे वाला, वो जो उनका एक टिपिकल डायलॉग है जो सब जगह बोल रहे हैं। तो योगी जी से ये उम्मीद भी की जा रही है कि भाई आप जब आएंगे तो आप इसी तरह की बातें करेंगे, क्योंकि वो इसी तरह की उनकी चुनावी प्रचार होता है। सबसे नुकसानदेह बात यह है कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है इस समय। राहुल गांधी ने एक रैली की, उसके बाद राहुल गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनकी 3 रैलियां अभी तक कैंसिल हुई हैं। और अरविंद केजरीवाल तो अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दे चल रहे हैं, और कमाल की चीज ये है कि सारे के सारे जो मुद्दे हैं, जो मतलब प्रचार है, चुनावी प्रचार है, वो मुफ्त का बांटने पर है कि भाई हम आपको इतना 2100 रुपए दे देंगे, महिलाओं को, ग्रंथियों को 18,000 की सैलरी दे देंगे, इतनी यूनिट बिजली दे देंगे। और ये तीनों पार्टियों की तरफ से है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी तरफ से, ये तीनों पार्टी अपनी अपनी तरफ से ये मुफ्त में आपको क्या क्या मिल सकता है ये बता रही है। अब तो मतलब मुकाबला इसी बात का हो रहा है कि मुफ्त में हम कितना ज्यादा दे सकते हैं। विकास की बात नहीं हो रही, सड़कों की बात नहीं हो रही, जनरल बात नहीं हो रही है, सबका सब, या तो धर्म की राजनीति होती है या मुफ्त के ऊपर वो हो रही है। तो इस बात का जो चुनाव है तीनों पार्टियों के लिए जरूरी है। और जैसा यूसुफ बोल रहे थे कि कांग्रेस के सामने ये जरूर चिंता है कि वो इंडिया वाले गठबंधन को बचाएं या फिर दिल्ली में अपनी सरकार बचाएं। तो ये टेंशन कांग्रेस के सामने है। राहुल गांधी बोल भी रहे हैं और उसके बाद 3 रैलियां भी कैंसिल कर रहे हैं। तो अभी कांग्रेस बड़े कंफ्यूजन में है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये जानती है कि अगर वो पूरी तरह से उतरी तो वोट तो बढ़ेंगे ही आपके, क्योंकि आप और कांग्रेस का वोट बैंक एक ही है, और उसका फायदा बीजेपी को होगा। और बीजेपी शायद 25 या 27 साल बाद फिर से सत्ता पे आ जाएगी, ऐसी संभावना बोली जा रही है। लेकिन अंडर करंट कैसा चल रहा है इस समय, ये बड़ा ही कंफ्यूजन है। और यही मतलब 5 फरवरी के चुनाव की सबसे खासियत होगी। अनुमा जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। अनुमा जी, मैं आपको ये बता दूं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 66 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 63 की जमानत जब्त हो गई थी। 4.26% वोट मिला था। और इस बार ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी की पहली रैली के बाद कि कांग्रेस इस बार 10% तक वोट ले सकती है और अगली सरकार में इसकी सहभागिता बहुत अहम होगी। और यही सोच करके शायद कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े लीडरों को भी इस चुनाव में उतारा है। आप किस तरह देख रही हैं कांग्रेस की भूमिका इस पूरे चुनाव में? आपको भी नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी तो अगस्त 2024 से कर दी थी। हमारे जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, वो काफी समझदार भी हैं, संतुलित भी हैं, और उन्होंने तब से जब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि हम जानते हैं, सबने देखा है कि कांग्रेस को जब एक भी सीट नहीं मिली और 4% तक वोट शेयर चला गया, तो ये वोट शेयर तो कांग्रेस का ही वोट शेयर था जो आम आदमी पार्टी में गया। जो लोग लोकतंत्र को प्यार करते हैं, बीजेपी का जो स्टैंडर्ड वोट शेयर है वो टस से मस नहीं होता, वो 30% के ऊपर का जो वोट शेयर है वो रहता है। लेकिन कांग्रेस का ही वोट शेयर है वो जो केजरीवाल को चला गया था। तो ये इस बार लोगों ने कहा है, कैमरे पे तो मैंने कई बार लोगों को बोलते सुना कि एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, एक पर्टिकुलर वीडियो था जिसको मैंने ट्वीट किया था बाद में, उसमें वो पूछ रहा है लोगों से, तो आम आदमी कार्यकर्ता कह रहा है कि देखिए ये हमने स्कूल बनाया, ये हमारा मोहल्ला क्लिनिक है। तो वहीं बैठी एक महिला ने कहा स्कूल इन्होंने नहीं बनाया है, कांग्रेस का बनाया हुआ है। तो कहने लगा आप देखिए नहीं, हमने एसबीआई बनाया, हमने ये बनाया वो बनाया। तो बेसिकली क्या है कि लोग बागों को समझ में आ गया है। जो लोग पूर्वांचल के हैं उनसे भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो यमुना साफ कर देंगे, और बहुत सारी बातें की थी। मतलब रोज उनकी भी एक पलटियां मारने का जो तरीका है वो कहीं भी नीतीश कुमार से कम नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सारे वादे किए और लोगों को समझ में आया कि वो सिर्फ जो वादा पूरा नहीं होता
उसके लिए वो एलजी को एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं एलजी के नाम पर। अभी परसों उन्होंने वो 7 पॉइंट्स जो निकाले, वो किसके लिए निकाले? क्या वो उनका कोई मिडिल क्लास के लिए अपना मैनिफेस्टो था? नहीं, उन्होंने पूरी तरह से ये कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो भी हम ये काम नहीं कर पाएंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे, मिडिल क्लास का टैक्स कम नहीं होगा, इस सब के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। यानी कि पहले दिन से ही चुनाव में वो अपने जीतने और हारने दोनों की तैयारी किए हुए हैं। ये कह देना कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, वो पूरे एक्सक्यूजेस करते जा रहे हैं। कहाँ तो ये व्यक्ति आए थे कि हम भ्रष्टाचार हटाकर एक नए तरीके का प्रशासन करेंगे, और कहाँ शीला दीक्षित जी के किए कामों को बड़ी चतुराई से अपने नाम दिखाने लगे। इतनी बार झूठ बोले, शीला जी के बारे में बेशर्मी से झूठ बोले, सोनिया गांधी जी को जेल में भेजने की धमकी दी, राजीव गांधी जी का भारत रत्न लेने की बात की, अन्ना के साथ लोकपाल के उस पे ये लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। कौन नहीं जानता कि विवेकानंद फाउंडेशन को जिन लोगों ने अन्ना आंदोलन की वहां से शुरुआत की थी, आधे लोग भारतीय जनता पार्टी में और आधे लोग आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस का अस्तित्व हटाने के लिए, जिससे कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करना आसान हो जाए, ये दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से आम आदमी पार्टी की सहयोगी है, और आम आदमी पार्टी हर चुनाव में जाकर कांग्रेस के वोट खाया करती है। इनसे कभी भी, क्योंकि ये देशव्यापी लेवल पे कभी नहीं आएंगे, इनका भी एक ही कन्वीनर है। अगर कोई कहे कि आम आदमी पार्टी बड़े आम आदमी लोगों की पार्टी है, तो अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई कन्वीनर क्यों नहीं बदला इतने सालों में? आज तो 15 साल होने को आए हैं, उनका एक ही कन्वीनर है, मतलब एक ही तमाशा है उनके यहाँ। और महिलाओं की स्थिति तो यह है कि बेचारी एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया तो वो कुर्सी के बाजू में कुर्सी लेकर बैठी, वो भरत बनने की कोशिश करने लगी। तो लोगों को दिखा है, लोग इस तरह के बार बार के एक्सक्यूजेस से तंग आ चुके हैं। उनको गवर्नेंस, अब भी जब गवर्नेंस की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, शहर की प्लानिंग की बात होती है, तो शीला जी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं आता। ये और बात है कि आम आदमी पार्टी जो भी काम कर रही है, दिखावे का जो भी कर रही है, और जो ब्रांडिंग कर रही है, और जिस तरह से ध्रुव राठी के जरिए एक अपनी मूवी बना के उन्होंने चालू करवा दी, कैसे एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल को पीएम के बुला के उनको एक पूरे लोगों ने इंटरव्यू दे दिया। ब्रांडिंग के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। ब्रांडिंग एक्सक्यूजेस, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो जनता को दिखेगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारा वोट परसेंटेज कम से कम 4 गुना, पिछली बार 4 पॉइंट समथिंग था, तो कम से कम 4 गुना बढ़ेगा। लगभग 16 से 20% के बीच में हमारा वोट शेयर जाएगा। और सीटें कितनी मिलेगी उसको तो मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने इस देश से लोकतंत्र खत्म करने का सुपारी ले रखी है, तभी केवल कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस की जमीन को वो ऑक्यूपाई करना चाहती है, और सारे लोगों की पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी बनियों और ठाकुरों की पार्टी है, क्योंकि आतिशी मारलीना ने अपना नाम आतिशी सिंह कर लिया। वहां संजय सिंह है, वहां पर मध्य प्रदेश की इकाई में एक अच्छे खासे आलोक अग्रवाल थे, उनको हटा के एक पंकज सिंह को ले आया गया। विदिशा जहां मैं रहती हूँ वहां भागवत सिंह राजपूत को ले आया गया। मनीष सिसोदिया वो खुद भी एक राजपूत हैं, तो वहां ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, और ये वाली बनियों की और ठाकुरों की पार्टी है। लोगों को सब दिख रहा है, देश के अधिकांश तबकों को ये मालूम है कि ये पार्टी उनके लिए कुछ नहीं करेगी, सिर्फ दूसरों के वोट शेयर खाकर। और दिल्ली के लोगों की जो जरूरतें हैं, जो उनकी बातें हैं, आज जो प्रदूषण है, कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल ने कोई सफलता नहीं पाई है। तो लोग समझ रहे हैं इस बात को, और मैं समझती हूँ इस चुनाव में हम देखेंगे कि रिजल्ट भी उसी तरीके से आएंगे। जी हमारे साथ में एनवीएन के चीफ एडिटर सलीम खान साहब भी हैं। सलीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि योगी जी ने जो निशाना साधा, तो सवाल यह है, उन्होंने दिल्ली के दंगों का भी जिक्र किया कि दिल्ली में पुलिस प्रशासन सेंटर के हाथ में है, LIU जो भी इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं वो सेंटर के हाथ में है। तो ऐसे में क्या ये सारे मसले सेंटर से ताल्लुक रखते हैं या स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? योगी का जो प्रतिद्वंदी है वो पार्टी में अमित शाह है।
आजकल लोग ये बातें करने लगे हैं कि मोदी जी जो है वो 75 साल का मंत्र लेकर के आए थे, अब उनकी उम्र 75 साल हो गई है, तो अब उनके जाने का वक्त आ गया है। और मोदी के जाने का मतलब ये है कि उनकी जगह अमित शाह या योगी का आना। और ये दोनों बेशक इस बात की कोशिश करेंगे कि अपनी पोजीशन को मजबूत करें और जो इनका विरोधी है उसकी पोजीशन को कमजोर करें। तो अमित शाह तो पीछे से ये करते रहते हैं, मौर्या को उनके पीछे लगा देते हैं, योगी के पीछे, और योगी को ये करना नहीं आता है या उनको ये करने की क्षमता नहीं है, तो वो तो सीधा सीधा हमला करते हैं। और ये सारी बातें जो उन्होंने कही है केजरीवाल के खिलाफ, दरअसल वो अमित शाह के खिलाफ जाती है। यानी वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह अक्षम है और अगर मोदी जी चले जाते हैं तो उनके बजाय इनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली के नतीजे क्या आएंगे ये तो कोई नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। पहले तो वो भागवत जी का बयान आया, उसके बाद राहुल गांधी ने उसको उचक लिया और उनकी मदद से उन्होंने 12% मुसलमानों को, 17% दलितों को और 5% सिखों को अपनी तरफ करने की कोशिश की कि ये जो है वो जिन लोगों ने आजादी की जंग लड़ी थी उनके सेनानियों का या शहीदों का अपमान है। और फिर ये कहा कि 26 जनवरी के बजाय 22 जनवरी को जो है वो महत्व दिया जा रहा है, इसलिए ये 26 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था और अब जो प्रकाश अम्बेडकर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको बनाया था, तो ये उनका भी अपमान है। तो इस तरह से आप ये देखें कि 33% लोगों को, 34% लोगों को राहुल ने अपनी तरफ करने की कोशिश की। अब जो बाकी बचते हैं उसमें वो लोग जो है वो उनके दो हिस्से हो गए। एक आधा अगर केजरीवाल को दे दो और आधा जो है वो बीजेपी को दे दो, तो तीनों के पास जो है वो बराबर बराबर एड्रेस ही है। अब कितने किसके साथ जाएंगे ये मैं नहीं कह सकता। उसके बाद फिर मोदी जी बहुत तनतने से आए और आपदा आपदा का उन्होंने राग अलापा। उसी जमाने में अमित शाह भी बहुत जोरों शोर से आए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो दोनों अचानक पिक्चर से गायब हो गए। तो हो सकता है उनको इंटेलिजेंस से ये रिपोर्ट मिल गई होगी कि भाई अपनी इज्जत खराब करने से अच्छा है आप साइड में हो जाओ और यही योगी शोगी के जरिए से इलेक्शन लड़ो, हार गए तो इनके सर पे जो है वो खबर फोड़ दो, और अगर जीत गए तो फिर तो सारे लोग मोदी को क्रेडिट देते ही है, काम करो या मत करो। उसके बाद फिर गाली गलौज का मामला आया, उम्मीद थी कि जो है वो कोई रमेश भिदुरी पे एक्शन होगा, वो नहीं हुआ। और अभी जो हाल में हुआ है वो बहुत दिलचस्प है। वो ये है कि ये दोनों लोग, बीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी वाले, एक दूसरे को रामायण के हवाले से नकली और जाली राम भक्त कह रहे हैं, और जो है वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो राम का अपमान किया और रामचरितमानस का अपमान किया और इनको कोई ज्ञान नहीं है। और केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं रावण को जो है वो आलोचना करता हूं तो इनको क्यों तकलीफ होती है, ये राम के भक्त नहीं बल्कि जो है वो रावण के भक्त है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि दोनों लोग अपने आप को राम का भक्त कहते हैं, दोनों लोग अपने आप को हनुमान कहते हैं, और दोनों लोग अपने विरोधी को जो है वो नकली कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक चुनाव हो गया है। और अगर दिल्ली की जनता इस जो है वो झगड़े को देखेगी और ठंडे दिमाग से गौर करेगी तो उसकी समझ में आ जाएगा कि उसको किसका समर्थन करना चाहिए और किसका विरोध करना चाहिए। जी, तमाम मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर एक और मुद्दे के साथ में आपके सेवा में हाजिर होंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।